हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 15वां चैप्टर, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक अपरिघटनाएं। तो बच्चों, इस पाठ में हम भूकंप और तड़ित चालक और भूकंप से क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, आज इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, आपने देखा है पवन जो हवा चलती है, हवा अगर ज़्यादा तेज़ से चलती है तो तूफान का रूप ले लेती है, और तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ और स्पीड से होता है तो चक्रवात का रूप ले लेती हैं। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे कि जो भूकंप और जो तड़ित भूकंप है वो क्या होते हैं, है ना। तो ये भी हमारे मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं, और संपत्ति जो होती है जैसे मकान है, इनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तड़ित। अब तड़ित मतलब बिजली का चमकना। तो जैसे आपने देखा होगा कभी कभी विद्युत खंभों पर अगर तार ढीले हैं और हवा चल रही है तो चिंगारियाँ देखी होंगी आपने। तो तड़ित भी एक प्रकार की विशाल स्तर की चिंगारी है, और ये चिंगारी कहाँ उत्पन्न होती? ऊपर बादलों में, है ना। कुछ लोग कहते थे पुराने ज़मानों में कि भगवान के क्रोध के कारण ये चिंगारी होती है, पर ऐसा नहीं है। जो यूनानी लोग थे वो पहले से जानते थे चिंगारियों के बारे में। यूनानी लोग पहले से जानते थे। 600 ईसा पूर्व में ये प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि एक प्रकार की जो रॉल होती है, उसको अगर हम फर से रगड़ते, फर आप जानते हो फर के स्वेटर आते, उससे अगर रगड़ते हैं तो ये क्या करती है, जो एम्बर है तो ये बालों जैसी हल्की चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हम यूनी या पॉलिएस्टर के वस्त्रों को हम उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। अगर नहीं देखा तो नहीं समझा तो अभी देखना, भी सर्दी का समय है। अगर आप यूनी और पॉलिएस्टर के वस्त्रों का आप उतारोगे तो हमारे जो हाथों के जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। यदि आप अंधेरे में और आप अगर अंधेरे में इन कपड़ों को उतारते हैं तो इन वस्त्रों को उतारते हैं तो हमें चट चट की ध्वनि हमको सुनाई देती है। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि तड़ित आपके वस्त्रों में उत्पन्न जो चिंगारी के कारण ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, पर इसको समझने में हमें 2000 वर्ष लगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि तड़ित है विद्युत आवेशों के कारण ही उत्पन्न होती है। तो जैसे अपन पढ़ते हैं रगड़, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रगड़ द्वारा आवेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कंघी को अगर अपन बालों पर रगड़ते हैं और कंघी को फिर जैसे ही मिट्टी के संपर्क में लाते हैं तो अपनी कंघी पर छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के चिपक जाते हैं। ऐसे ही अपन एक प्लास्टिक की रिफिल के साथ भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश उसमें अर्जित हो जाता है। तो प्लास्टिक की जो कंघी है सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो यह भी विद्युत आवेशित हो जाती है। मतलब अगर प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़े तो भी विद्युत आवेश, और प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़े तो भी विद्युत आवेश उत्पन्न अर्जित करती है। तो इस प्रकार रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया या पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। मतलब ये आवेशित रगड़ से क्या होता है, आवेशन उत्पन्न होता है। तो ये तो आपने समझ लिया, और ये आप कर भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि आवेशों के प्रकार और इनकी प्रक्रिया। अपन नहीं पढ़ता आवेश तो उत्पन्न होते हैं, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं ना, तो और उनके बीच क्या क्रिया होती है इसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। जैसे मान लो हम दो गुब्बारे लेते हैं और दोनों गुब्बारों को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, और फिर हम दोनों गुब्बारों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं अपने आप को, है ना। उसी प्रकार हम एक रिफिल लेते हैं, रिफिल को हम रगड़ते हैं और उसे एक कांच के गिलास में रखते हैं। उसी प्रकार एक दूसरी रिफिल को भी लेते हैं, उसे भी हम कांच के गिलास में रखते हैं, है ना, रिफिल को आवेशित करके। तो क्या होगा, और जो आवेशित रिफिल है उसको हम छुएंगे नहीं, है ना। जो आवेशित मतलब जो वाला सिरा अगर आवेशित है इसको अपन टच नहीं करेंगे, और इसी रिफिल आवेशित रिफिल को दूसरी जो आवेशित रिफिल है इसके हम संपर्क में लाएंगे तो हम ये तो देखेंगे दोनों रिफिल एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। लेकिन एक बात अगर हम ये करें, अगर रिफिल तो है ही कांच के गिलास में है, आवेशित रिफिल है ये, अगर हम आवेशित हुआ गुब्बारा अगर रिफिल के संपर्क में लाते हैं तो गुब्बारा रिफिल से चिपक जाता है। तो क्यों चिपकता है इन पर अपन डिस्कस करेंगे।
तो हमने देखा कि आवेश तो है, पर विपरीत अगर आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पहला अपन ने देखा, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। उसके बाद एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, और परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। तीसरा अपन ने परीक्षण। इससे क्या पता चला कि आवेश जो होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक सजातीय होता है बच्चों और एक विजातीय होता है। सजातीय जो आवेश होता है वो एक ही प्रकार का आवेश होता है ना, और विजातीय आवेश होना भिन्न भिन्न प्रकार का आवेश। इसी कारण गुब्बारे ने और रिफिल ने आपस में क्या किया, एक दूसरे को आकर्षित किया। तो मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो अर्जित आवेश है उसे हमने धनावेश किया, और अन्य प्रकार के आवेश को हमने क्या कहा, ऋणावेश कहा। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करेंगे आवेशों के स्थानांतरण पर, अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपको चित्र में दिख रहा है, हमने एक डिब्बा लिया है ना। डिब्बे पर ये अपन ने जो ली छड़ ली है, इसके ऊपर अपन ने एल्युमिनियम की दो पट्टी हैं, उनको हमने टांगा है। एक आवेशित रिफिल को जैसे ही हम इसके संपर्क में लाते हैं तो ये दोनों जो पट्टियाँ एक फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के जो अपन ने बनाया है इसे अपन सरल विद्युतदर्शी कहते हैं। तो एल्युमिनियम की जो पन्नी की पट्टियाँ हैं, पेपर क्लिप से आवेशित हुई रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। तो धातुएं क्या होती है, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। तो समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करती हैं, फैल जाती हैं। मतलब ये रीजन है कि जो अपन ने आवेशित जो रिफिल थी, इस धातु से, इस छड़ से अपन ने धातु की छड़ से संपर्क किया, तो जी आवेश कहाँ आ गया, एल्युमिनियम की पट्टियों पे आ गया। तो एल्युमिनियम की पट्टियों पर समान आवेश आया, तो क्या करा, एक दूसरे को इन्होंने दूर किया, प्रतिकर्षित किया। इस प्रकार की युक्ति को ही हम विद्युतदर्शी कहते हैं, और इसका प्रयोग किसी वस्तु में आवेश है अनावेश है उसका टेस्ट करने में अपन इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, अगर आवेशित रिफिल को संपर्क, अगर इसी की जगह हम क्या करें, पेपर क्लिप के जो सिरे को धीरे से हाथ से हम स्पर्श करते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। मूल स्थिति मतलब जो पहले ऐसी दूर थी तो पास आ जाती हैं, मतलब मूल स्थिति में आ जाती है, सीधी खड़ी हो जाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो आवेश था हमारे हाथ से, जो पट्टियों में जो आवेश था, पन्नी की पट्टियों में, वो आवेश हमारे हाथों से हुआ, हाथों से, शरीर से होकर कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हैं। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश का पृथ्वी में भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, भूसंपकरण कहलाती है। तो ये भी बच्चों पेपर में आ सकता है। अब अपन बात करेंगे तड़ित कहानी पर। तड़ित के बारे में चर्चा करेंगे कि जो तड़ित है वो कैसे उत्पन्न होती है ना, जो बिजली का चमकना। तो आपको ये चित्र भी दिख रहा है। इस चित्र में आप देखना कि ये क्या है। इस चित्र में आप देख रहे हैं प्लस और ऋण। तो क्या होता है, जैसे ही वायु चलती है तो जो वायु ऊपर की ओर जाती है ना, जो वायु जो है ऊपर की ओर जाती है, और जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे की ओर आती हैं। तो क्या होता है, जो बादलों के ऊपरी किनारों के निकट प्लस आवेश आ जाता है और निचले किनारों के निकट ऋण आवेश आ जाता है। और जो वायुमंडल में आवेश रहता है, वायुमंडल में जो आवेश जैसे प्लस आवेश ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होती है, तड़ित उत्पन्न होती है। इसी बात को हम पढ़ते हैं कि जो वायु की जो धाराएं हैं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं, और उन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। तो बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश और ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है। तो धरती के जो निकट है उधर भी धनावेश है, तो जो धरती के निकट धनावेश है तो उसका परिणाम कैसा, अधिक हो जाता है। तो जो वायु है विद्युत की हीन चालक हो जाती है। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जब मिलते हैं तो क्या होती है, चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं और जो हमें तड़ित के रूप में दिखाई देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो मतलब यही आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसी का ये प्लस है और ये ऋण आवेश है, तो इन दोनों का आपस में रगड़ उत्पन्न, चिंगारी उत्पन्न हुई, तो उसी को हमने क्या कहा, तड़ित कहते हैं उसी को अपन। ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत विसर्जन की क्रिया जो होती है दो या अधिक, या तो बादलों के बीच हो जाती है या बादल और पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। दो बादलों के बीच कैसे, मान लो एक बादल में प्लस आवेश है और एक बादल में ऋण आवेश है, तो इनका आपस में भी है ना, एक बादल में प्लस है
और एक बादल में ऋण आवेश है, तो इनका आपस में भी विद्युत विसर्जन हो सकता है, रगड़ खा सकते हैं। और उसी प्रकार एक बादल का और पृथ्वी के बीच में भी हो सकता है आवेश, तो वो किसी भी कारण से तड़ित उत्पन्न हो सकती है। अब अपन बात करेंगे तड़ित से सुरक्षा। और मान लो बिजली चमक रही है तो हमें क्या करना चाहिए? तो गरज जैसे ही अपन सुनते हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है। और अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से आने से पहले हमें कुछ देर तक क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा करना चाहिए, तो सुरक्षा है। अब सुरक्षित स्थान का पता कैसे लगाना है? अगर कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान तो ठीक है। अगर आप किसी कार या बस में हैं तो हमें खिड़की या दरवाजे कार के बंद कर लेना चाहिए, उसके भीतर ही हमें सुरक्षित रहना चाहिए। और उसके बाद अब यह तड़ित झंझा के समय हम क्या करें और क्या ना करें, ये प्रश्न अभी प्रथा पर्व में आया था, क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार, मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में सड़क स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय में छाता लेकर चलने की विचार दृष्टि से भी अच्छा नहीं। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए। अगर आप किसी खुले क्षेत्र में हैं, है ना, तो जहाँ कोई शरण स्थल है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर हो जाओ आप, और वहाँ नीचे बैठ जाओ। इस तरीके से घुटने के बल सिर को नीचे करके इस तरीके से हमें बैठ जाना चाहिए, ये तो हमें करना चाहिए। और घर के भीतर अगर हम हैं तो हमें टेलीफोन का मतलब मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइप आघात कर सकते, तो तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं है। ऐसे समय मोबाइल फ़ोन बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग कैसा होता है? सुरक्षित, मतलब मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, पर जो टेलीफोन है उनका अपन प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी बात नहीं कि हम तो मोबाइल से बात कर रहे हैं पर सामने वाले का फ़ोन कैसा है? टेलीफोन में, तो वो भी गलत है, तो हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि उपकरण हमको बंद कर देना चाहिए, प्लग के सॉकेट से हमको निकाल देना चाहिए। ये तो अपनी उपाय हैं। अब अपन बात करेंगे तड़ित चालक क्या होता है। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को बिजली के प्रवाह या तड़ित के प्रवाह से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उसकी भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई में एक धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। उस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रहता है, दूसरा जो सिरा जमीन में गड़ा रहता है। जैसे ही धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, तो भवन निर्माण में उपयोग होने वाले जब धातु के स्तंभ, विद्युत तार, जल पाइप कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, है ना, और जी क्या करते हैं कुछ सीमा तक, और परंतु तड़ित झंझा के समय लेकिन हमें इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये धातु की छड़ ऊपर से नीचे तक लगी रहती है, चित्र में दिख रहा है आपको, ये लगी है ना, नीचे तक। जैसे ही विद्युत आवेश तड़ित आता है तो जो ऊपरी सिरे से होकर नीचे तक जमीन में चला जाता है, जिसको हमने बोला था ना भू संपर्कर्षण। इस कारण अपने भवनों की हमारी क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो कई जो भवन है उनमें इस तरीके का लगा रहता है, तो हमें इस ऐसी धातु की छड़ को छीना नहीं चाहिए। अब अपन बात करेंगे भूकंप क्या होता है। तो अपने तड़ित झंझा और तड़ित के विषय में तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इनकी जानकारी हमें बहुत पहले मिल जाती है, क्योंकि प्राकृतिक परिघटना तो है पर कुछ हद तक इनकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। मौसम विभाग क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी देते, तो हमें क्या तड़ित झंझा से बचने का काफ़ी समय मिल जाता है, बचाव के लिए मतलब हमारे पास समय होता है। पर भूकंप जो परिघटना होती है, कभी कभी आता है तड़ित झंझा और भूकंप में क्या अंतर? तड़ित झंझा तो आप समझ बिजली का चमक नहीं होता है, इसके साथ सदैव तड़ित और चक्रवात की संभावना तो बनी रहती है। इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास समय होता है, मतलब पहले हमारे पास चेतावनी आती है। लेकिन भूकंप एक ऐसी परिघटना है कि इसमें भविष्यवाणी की जो करने की क्षमता है अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। किसके बारे में? भूकंप के बारे में। यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, उरी और तंगधार जिलों में बड़ा भूकंप आया था। सबसे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था।
अब है अपन पढ़े भूकंप क्या होता है, क्यों आता है, उसके प्रभाव कम करने के उपाय। तो भूकंप क्या होता है पहले इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप जो होता है बहुत कम समय तक रहता है और पृथ्वी का कंपन या कोई झटका होता है। ये पृथ्वी के भीतर गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। वो गड़बड़ी क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी का जो भूकंप का जो कारण होता है, तो भूकंप पृथ्वी के अंदर के कंपन के कारण होता है। तो पृथ्वी के भीतर ये आपको दिख रहा है सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं और पृथ्वी की इस परत को भूपटल कहते हैं, है ना। ये भूपटल है बाहरी है, इसके अंदर जो कंपन हो रहा है उसे उसमें भूस्पंद आते हैं। और पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है जबकि कई टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक टुकड़े को हम प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट निरंतर क्या करती है, गति करती रहती हैं। जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो टक्कर के कारण क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र दिख रहा है अपन को, तो इसके नीचे चली जाती है। तो भूपटल में क्या विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो ये प्लेटें हैं आपको दिख रही हैं, ये प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो ये प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है इस तरीके से। तो जो कंपन उत्पन्न होता है तो इससे हमें भूकंप आते हैं। तो समझ लिया। तो भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। पर कहाँ आते हैं प्लेट, जहाँ प्लेटें जो दुर्बल क्षेत्र होते हैं, जहाँ प्लेटों की जो सीमा कैसी होती है, दुर्बल होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। वो क्षेत्र भूकंपी क्षेत्र या ब्रसन क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे अपने यहाँ कश्मीर, पश्चिमी केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ, रण, राजस्थान, सिंह गंगा का मैदान, कुछ दक्षिण भारत के कुछ भाग भी अभी खतरे के क्षेत्र में। चित्र है तो कभी कभी पेपर में आ सकता है कि भूकंपी क्षेत्र कौन है और कहाँ दुर्बल जो प्लेटें हैं कहाँ की दुर्बल हैं। तो ये अपन याद कर सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है। चित्र है यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, गंगा का मैदान, इंडियन प्लेट। अभी प्लेट तो अपन ने चर्चा कर ही ली है। तो भूकंप की जो शक्ति है उसको अपन नापते हैं, रिएक्टर में नापते हैं, तो पता ही है आपको। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिएक्टर पैमाने में 7 से अधिक होती है। अगर भूकंप भयानक है तो वो 7 से अधिक होगा। और भुज और कश्मीर में जो भूकंप आता है वो 7.5 से ही अधिक होता है। तो ये भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद अपन एक उपकरण के बारे में बात चर्चा करेंगे जिसका नाम है भूकंप लेखी उपकरण। ये क्या करता है, पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही होती है उसका अपन अनुमान इस भूकंप से, इस उपकरण से अपन लगा सकते हैं, है ना। तो ये फिर इसके बाद अपन आते हैं भूकंप से बचाव। अब भूकंप अगर आएगा तो अपन बचाव क्या करेंगे, तो सबसे, क्योंकि भूकंप ही क्या होता है, अत्यधिक विनाशकारी होता है। हर समय बचाव के लिए आवश्यक सावधानी हमें बरतना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम कोई मकान बनाएं तो हमें किसी आर्किटेक्ट, इंजीनियर की हमेशा हमें परामर्श लेना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरी अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण भारी पदार्थों, मिट्टी, इमारती लकड़ी का जो उपयोग है अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होगी। अलमारियाँ इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अच्छा होता है जिससे भी आसानी से ना गिरें। दीवार गढ़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि की दीवारों को लटकाते समय सावधानियाँ रखें ताकि भूकंप आने पर लोगों के ऊपर ना गिरे। ये तो उस घर का है जहाँ भूकंप आते हैं। यदि आप घर में हैं और भूकंप आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, किसी मेज के नीचे आश्रय लें, झटकों के रुकने तक हम वहीं रहें। ऐसी ऊंची भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, ठीक है। और यदि हम घर के बाहर हैं तो हमें क्या करना है, भवन, वृक्ष या ऊपर जाती विद्युत लाइनों से हम दूर रहेंगे। ऐसे स्थान को खोजेंगे या धरती पर लेट जाएंगे। यदि आप कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे। ड्राइवर से कहेंगे धीरे धीरे चले और इस सुरक्षित स्थान पर पहुँचे और भूस्खलन के समाप्त होने तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भूकंप से बचाव हैं। तो बच्चों एक चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।